हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था दो फीचर के बारे में। एक था रिप्रोडक्शन, दूसरा है मेटाबॉलिज्म। आज हम लोग उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और एक और फीचर एंड लास्ट फीचर के बारे में पढ़ेंगे, एंड दैट फीचर इज कॉन्शियसनेस, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए फीचर 4। हेडिंग डाल दीजिए फीचर 4। एंड वो फीचर 4 क्या है? फीचर 4 है कॉन्शियसनेस। राइट। तो आज हम लोग कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने बहुत सारे फीचर पढ़े हैं, राइट, लाइक ग्रोथ, उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा मेटाबॉलिज्म, राइट, उसके बाद हमने पढ़ा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ये सब सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट ऑब्वियस और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई फीचर है वो है कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले लिखेंगे दिस इज, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? दिस is the most obvious and technically most complicated feature. So this is the most obvious, मतलब सबसे ज्यादा ऑब्वियस फीचर है, एंड टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। अब तक हमने जो जो फीचर पढ़ा उसमें से अगर कोई ऑब्वियस एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर है वो है कॉन्शियसनेस, राइट। अगर हम कॉन्शियसनेस को तोड़ेंगे तो कॉन्शियसनेस दो चीजों से बनता है। कॉन्शियसनेस को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहला जो पॉइंट मिलेगा वो है एबिलिटी टू सेंस। एबिलिटी टू सेंस। और दूसरा क्या है? दूसरा है एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड। एबिलिटी टू व्हाट? रेस्पॉन्ड। सो कॉन्शियसनेस बेसिकली दो चीजों से बनता है, एक है एबिलिटी टू सेंस और दूसरा है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि कोई गरम एक चीज है जिसके ऊपर मैंने अपना हाथ रखा, तो पहले क्या होगा? पहले वो गर्माहट मेरे हाथ में आएगी, राइट। और मेरा हाथ जो क्या रहा है, मेरा हाथ उस गर्माहट को क्या करेगा? सेंस करेगा। और जब वो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? मेरा हाथ ऑटोमेटिकली वहां से ऐसे हट जाएगा। तो पहले क्या किया? उसने सेंस किया गर्माहट को, उसके बाद उसने जैसे ही बहुत ज्यादा हो गई गर्माहट, उसने हाथ हटा लिया, दैट इज रेस्पॉन्ड। तो ये दो चीज मिला के होता है कॉन्शियसनेस। एक होता है एबिलिटी टू सेंस, जैसे मैंने गर्माहट को सेंस किया, और देन एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, मतलब जैसे ही मैंने बहुत ज्यादा गर्मी लगी मुझे, मैंने हाथ हटा लिया। सो दो चीज से मिलके बनता है कॉन्शियसनेस, राइट। दुनिया में सबसे सिंपलेस्ट जो प्रोकैरियोट्स है उससे लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक सभी ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस देखी जाती है, राइट। फ्रॉम, तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट लिखेंगे फ्रॉम। अच्छे से कॉपी में इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको यही सारी नोट्स आपको काम में आने वाली है। फ्रॉम the simplest prokaryotes from the simplest prokaryotes to the most complex eukaryotes, all organisms
are capable to sense and respond to their environmental stimulus. मतलब सबसे सिंपलेस्ट वो प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक सभी ऑल ऑर्गेनिज्म आर केपेबल टू सेंस, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म केपेबल है। किस बारे में केपेबल है? वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं और उस सेंस के अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। कोई भी एनवायरमेंटल स्टिमुलस को वो सेंस कर सकते हैं एंड सिर्फ सेंस ही नहीं करते, उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये स्टिमुलस या स्टिमुली किसे कहते हैं? सो एनी चेंज दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला कि जब मैंने किसी गर्म चीज पे हाथ रखा, राइट, तो मेरे हाथ में क्या हुआ? मेरे हाथ में गर्माहट लगने लगी, तो मुझे गर्मी फील हुई हाथ में। तो वो गर्माहट क्या हुआ? वो गर्माहट एक एनवायरमेंटल स्टिमुली है, राइट। क्यों? उस गर्माहट को या उस एनवायरमेंटल चेंज को मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, राइट, कि मेरे हाथ में गर्मी लग रही है। सो अगर हम बात करें स्टिमुलस की, तो स्टिमुली किसे कहते हैं? एनी एनवायरमेंटल चेंज, इसको क्या लिखेंगे? इसको साइड में लिखेंगे, एनी change that can be detected by the organism is called what? Is called stimuli or stimulus, right? It's called stimulus. Any change that can be detected by the organism is called stimulus or stimuli, right? अब ये जो स्टिम्यूल है ये बहुत टाइप के हो सकते हैं। ये फिजिकल हो सकता है, ये केमिकल हो सकता है, ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है। तो ये जो स्टिम्युलस है, राइट, ये जो स्टिम्युलस है, तो ये स्टिम्युलस बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ में हो जाएगा? नहीं होगा, चलो। ये जो स्टिम्युलस है, ये स्टिम्युलस बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी केमिकल एंड इट कैन बी बायोलॉजिकल, राइट। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको अच्छे से, जैसे जैसे मैं आपको बोर्ड वर्क करते जा रहा हूँ, वैसे वैसे आप भी इसको नोट डाउन करते रहिए, राइट। तो जो हम क्या बात कर रहे थे, हम लोग स्टिम्युलस के बारे में बात कर रहे थे, स्टिम्युलस या स्टिमुली के बारे में बात कर रहे थे। तो ये बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है? इट कैन बी फिजिकल, राइट, इट कैन बी फिजिकल। अब फिजिकल में क्या क्या हो सकता है? फिजिकल में हो सकता है, नंबर 1 हो सकता है टेम्परेचर, राइट, टेम्परेचर हो सकता है, राइट। दूसरा होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हो सकती है इंटेंसिटी ऑफ व्हाट? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो सकती है। थर्ड, लेंथ ऑफ द डे, लेंथ ऑफ द डे, इसी को कहा जाता है फोटो पीरियड, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है केमिकल, केमिकल हो सकता है। केमिकल में क्या क्या हो सकता है? केमिकल में नंबर 1 हो सकता है क्या? केमिकल में कोई एसिड हो सकता है, एनी काइंड ऑफ एसिड हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं,
पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एल्गीज होते हैं जो जब मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर एरिया में ऐसे कोई पर्टिकुलर एल्गी पाया जाता था पहले, अब उस एरिया में अचानक से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया। जैसे ही उस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ जाएगा वो एल्गी वहाँ से वैनिश हो जाएंगे, मतलब वो एल्गी वहाँ पे और नहीं पाए जाएंगे। So those algae are sensitive to pollutants, right? So ये कभी कभी ये pollutants भी as a stimulus काम करते हैं। ऐसे कुछ स्पेशल एल्गीज होते हैं जो एज अ वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई सी इन्वायरमेंट या किसी पर्टिकुलर शहर में अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो एल्गी उस शहर में और पाए नहीं जाते हैं, राइट। और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं, राइट। सो थर्ड क्या था, थर्ड है बायोलॉजिकल। तो पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल, थर्ड है बायोलॉजिकल। ये बायोलॉजिकल भी हो सकता है, राइट। अब बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल मतलब है अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक दूसरा ऑर्गेनिज्म आपके लिए एज अ स्टिम्युलस काम कर सकता है। उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे बायोलॉजिकल स्टिम्युलस। उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल स्टिम्युलस। इसका एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की तो इसका एग्जाम्पल होगा वेनस फ्लाई ट्रैप। क्या होगा, वेनस फ्लाई ट्रैप, राइट, वेनस फ्लाई ट्रैप। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक ड्राइंग के थ्रू समझने की कोशिश करने वाले हैं, राइट। अगर इसको हम वेंट्रल साइड से देखेंगे, वेंट्रल साइड से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको वेंट्रल साइड से देख रहे हैं, राइट, वेंट्रल साइड से इसको देख रहे हैं। इसमें बेसिकली क्या हुआ है, इसमें बेसिकली इसका जो लीव्स है, ये लीव्स है, ये लीव्स मॉडिफाइड हो चुके हैं ऐसे कांटे वाले हिस्से में। दिस इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव, दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट द modification, modification of what, modification of leaves, जहाँ पे leaves modified होके ऐसे कांटे वाले हिस्से बना दिया है, राइट। इसको अगर वेंट्रल साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। इसी सेम प्लांट को अगर हम डॉर्सल साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, अगर डॉर्सल साइड से दिखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसे डॉर्सल साइड से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। डॉर्सल मतलब साइडवेज। अगर साइडवेज देखेंगे, सॉरी डॉर्सल नहीं, इसको अगर साइडवेज देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, ये भी, ये और ये दोनों ही सेम है, बस इसको हम वेंट्रल ऐसे देख रहे हैं, वेंट्रल साइड से, राइट, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल, वेंट्रल, एंड दिस इज कॉल्ड डॉर्सल, दिस इज कॉल्ड डॉर्सल। अगर वेंट्रल देखेंगे तो ऐसा होता है और डॉर्सल देखेंगे तो ऐसा होता है। सो दिस इज नथिंग बट द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ कैसा होता है, ऐसा होता है लीफ, राइट। लेकिन इसका जो लीफ है ये मॉडिफाइड करके ऐसे कांटे वाले हिस्से में कन्वर्ट हो जाता है, कांटे वाले हिस्से में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। और बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मैकेनो मोशन सेंसर होते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इनके ये जो लीव्स के अंदर वाले जो पार्ट है, इनसाइड वाले पार्ट, ये है लीव्स, इसका जो इनसाइड वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैकेनो मोशन सेंसर होते हैं। क्या होता है, मैकेनो मोशन डिटेक्टर्स,
इसके अंदर क्या होता है, मैकेनो मोशन डिटेक्टर्स है। मैकेनो मोशन डिटेक्टर मतलब क्या होता है, जो कि कोई ऐसा एक डिटेक्टर जो कोई भी मोशन को डिटेक्ट कर सकता है। तो क्या होता है, जब भी कोई इंसेक्ट ऐसे वो बैठा है, ऐसे वेनस फ्लाई ट्रैप, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग डॉर्सल साइड से देख रहे हैं, ऐसे, चलो साइडवेज देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे बैठा है। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट आके उसके अंदर वाले लीव्स के अंदर वाले पार्ट में बैठेगा, इसका जो मैकेनो मोशन डिटेक्टर है वो उस मोशन को डिटेक्ट करेगा, और जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा वो क्या करेगा, वो अपना जो क्लैप है वो बंद कर देगा, और जैसे ही वो बंद कर देगा वो जो इंसेक्ट है वो ये प्लांट पूरी तरह से इनगल्फ कर जाएगा। और इस प्लांट को जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, वो न्यूट्रिशन यही इंसेक्ट से उसको वो न्यूट्रिशन, जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए उसको कहाँ से मिलेगा, उस इंसेक्ट से मिलेगा, राइट। तो इंसेक्ट को पूरी तरह से वो क्या करेगा, वो इनगल्फ कर जाएगा। सो दिस इज अ कार्निवोर प्लांट, दिस इज अ कार्निवोरस प्लांट। वेनस फ्लाईट्रैप इज अ कार्निवोरस प्लांट, ये एक कार्निवोरस प्लांट है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ये इसका वेंट्रल साइड है, ये इसका डॉर्सल साइड है, राइट। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, मैकेनो मोशन डिटेक्टर्स पाए जाते हैं। मैकेनो मोशन डिटेक्टर्स जो क्या करते हैं, मोशन को डिटेक्ट करते हैं, उसको बंद कर देता है, राइट। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल स्टिम्युलस, राइट। अब इसी के रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा था फिजिकल स्टिम्युलस में कि लेंथ ऑफ द डे, इसी के रिलेटेड एक टर्म अभी आने वाला है, दैट इज फोटो पीरियड। हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग या सब हेडिंग डाल दीजिए, फोटो पीरियड, राइट। क्या हेडिंग डाल दीजिए, सब हेडिंग फोटो पीरियड, राइट। क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग हेडिंग डालेंगे फोटो पीरियड, राइट। फोटो और पीरियड। फोटो पीरियड का क्या मतलब हो, फोटो का मतलब होता है लाइट, राइट। फोटो का क्या मतलब होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। और हमारे लिए सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन, ऑब्वियस सी बात है, सन। एंड पीरियड का क्या मतलब होता है, पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए हमें वो लाइट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म, दैट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। मतलब ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए हमें लाइट या सनलाइट मिल रहा है, उसी को हम कह सकते हैं फोटो पीरियड, राइट। अब फोटो पीरियड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं या ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावरिंग डायरेक्टली डिपेंड होता है फोटो पीरियड से। मतलब डे का लेंथ कितना बड़ा है या कितना छोटा है, या उस प्लांट को कितनी देर तक रोशनी मिल रही है, सनलाइट मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके ऊपर उसका फ्लावरिंग डिपेंड करता है, राइट। उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, उसका फ्लावरिंग डिपेंड करता है। इसी के ऊपर दो टर्म प्लांट्स के लिए पाए जाते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें सो दो टर्म पाए जाते हैं, एक होता है एसडीपी, दूसरा क्या होता है, दूसरा है एलडीपी। अब एसडीपी का मतलब क्या होता है, एसडीपी का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट। क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग के लिए दिन छोटा होना चाहिए, शॉर्ट डे, राइट। शॉर्ट डे प्लांट मतलब जिसमें फ्लावरिंग, अगर उसमें कम रोशनी भी पड़ेगी या कम देर तक सूरज की रोशनी पड़ेगी तब भी वो फ्लावरिंग कर सकता है, दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट डे प्लांट। दूसरा क्या है, लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट, एलडीपी का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट। अब इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दिन जो है वो क्या होना चाहिए, दिन जो है वो बड़ा होना चाहिए, राइट। दिस इज शॉर्ट डे प्लांट, दिस इज लॉन्ग डे प्लांट। अब इसको एक डायग्राम के थ्रू हमें समझना है। ये वाले जो चीजें हैं ना, ये एनसीईआरटी में है नहीं, तो आप अच्छे से इसको डायग्राम को बना लीजिएगा। फॉर मान लेते हैं कि हमारा दिन कितना बड़ा होता है, 24 आवर का, सबको पता है, राइट। तो अगर हम मीन निकाले तो मीन क्या आएगा, 12 आवर। दिस इज फॉर एग्जाम्पल ओनली, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए इस चीज को ड्रॉ किया जा रहा है ताकि आप समझ पाए। तो दिस इज, इस 12 आवर को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल डे लेंथ। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल डे लेंथ।
दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल डे लेंथ मान लेते हैं 12 घंटा। तो अगर कोई एक शॉर्ट डे प्लांट है तो बोलो, इस डायग्राम को देख के बोलो, अगर कोई शॉर्ट डे प्लांट है तो वो क्रिटिकल डे लेंथ के इस तरफ रहेगा या उस तरफ रहेगा? ऑब्वियस सी बात है वो इस तरफ रहेगा, शॉर्ट डे प्लांट है। तो इसका मतलब है अगर उसमें फ्लावरिंग करना है, राइट, तो उसमें क्रिटिकल डे लेंथ से लेंथ छोटा होना चाहिए, क्रिटिकल डे लेंथ से लेंथ छोटा होना चाहिए। अगर 12 आवर का एक क्रिटिकल डे लेंथ है, राइट, 12 आवर का एक क्रिटिकल डे लेंथ है, तो उसमें रोशनी 12 आवर से कम होनी चाहिए, मतलब सूरज की जो रोशनी है वो उसमें 12 आवर से कम पड़नी चाहिए, तभी ये क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा, राइट। तो इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, लेस देन क्रिटिकल डे लेंथ, लेस देन, ये जो पीजीआर वाला जो चैप्टर है ना आपका, उसमें जाके इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए काफी होगा आपके लिए। लेस देन क्रिटिकल डे लेंथ, तो मतलब अगर कोई शॉर्ट डे, अगर क्रिटिकल डे लेंथ 12 घंटे का है और ये एक शॉर्ट डे प्लांट है, कोई भी एक शॉर्ट डे प्लांट है, तो उसमें अगर रोशनी 12 घंटा से कम पड़ेगा, मतलब वो 10 घंटा भी हो सकता है, 7 घंटा भी हो सकता है, 8 घंटा भी हो सकता है, वो प्लांट टू प्लांट वेरी करता है, राइट। तो उसमें रोशनी अगर 12 घंटे से कम पड़ेगा तभी वो क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा। अगर उसमें रोशनी 12 घंटे से ज्यादा पड़ गया तो क्या होगा, वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो एक शॉर्ट डे प्लांट है। ज्यादा पड़ जाएगा, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा पड़ गई, ड्यूरेशन ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, उसका जो रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर है या उसका जो फ्लावरिंग सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा और वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा, राइट। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें लॉन्ग डे प्लांट की, तो ऑब्वियसली वो क्रिटिकल डे लेंथ से उसको ज्यादा लेंथ की या ज्यादा लाइट की जरूरत है। तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, इस पर साइड पे आ जाएगा LDP, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट। इसको हम क्या लिखेंगे, मोर देन क्रिटिकल डे लेंथ, more than critical day length. This is less than critical day length and this is more than critical day length. अब क्या है, अब लॉन्ग डे प्लांट मान लेते हैं, कोई एक लॉन्ग डे प्लांट है, राइट, और क्रिटिकल डे है 12 आवर को, 12 आवर्स क्रिटिकल डे लेंथ है। अब उस लॉन्ग डे प्लांट को सूरज की जो रोशनी है वो मिल रही है 10 घंटे, तो क्या ये फ्लावरिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है या उसका जो फ्लावरिंग के लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि उसका जो क्रिटिकल डे लेंथ है वो 12 आवर से ज्यादा होना चाहिए। मतलब 12 आवर से 13 आवर, मतलब 13 घंटा भी हो सकता है, 14 घंटा भी हो सकता है, 15 घंटा भी हो सकता है, 16 घंटे, कुछ भी हो सकता है, वो प्लान टू प्लान वेरी करता है। लेकिन कम से कम क्रिटिकल डे लेंथ से उसको ज्यादा लेंथ की जरूरत है फ्लावरिंग करने के लिए। अगर उससे कम मिलेगा तो वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। शॉर्ट डे प्लांट को क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा लाइट मिलेगा तो वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। लॉन्ग डे प्लांट को अगर क्रिटिकल डे लेंथ से कम लाइट मिलेगा तो वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट। अब फोटो पीरियड की रिलेटेड ही एक और टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर, राइट, सीजनल ब्रीडर। एक चीज को यहाँ पे समझो पहले, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिड ऑफ अक्टूबर से क्या होता है, मिड ऑफ, ऑलमोस्ट हर जगह पे, इंडिया के हर जगह पे ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट। मिड ऑफ अक्टूबर से क्या होता है, मिड ऑफ अक्टूबर से लेके मिड ऑफ अक्टूबर से क्या होता है कि डे, दिन जो है वो छोटा होता रहता है, राइट, और रातें जो है वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, राइट। और मिड ऑफ जनवरी से क्या होता है, और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आ जाता है विंटर, राइट, उसके बाद क्या आ जाता है, विंटर आ जाता है। मिड ऑफ अक्टूबर से लेके क्या होता है कि दिन जो है वो कम छोटा होता रहता है और रातें जो है वो बड़ी होती रहती है, और उसके बाद क्या आ जाता है, विंटर आ जाता है, राइट। और मिड ऑफ जनवरी से क्या होता है कि दिन जो है वो बड़ा होता रहता है और रातें जो है
वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है और आ जाता है क्या, समर, और आ जाता है समर। तो जब दिन छोटा होगा और रात बड़े होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी क्या होगा, कम होगा। दिन छोटे हो रहे हैं, रात बड़े हो गए, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, कम होने लगेगा। टेम्परेचर, ओवरऑल एनवायरमेंटल टेम्परेचर क्या होगा, कम होने लगेगा, राइट। सेम टू सेम, अगर दिन बड़ी हो रही है और रातें छोटी हो रही है तो क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, राइट। और द लेंथ, डे ऑफ द लेंथ वो भी बढ़ने लगेगा, राइट। और आ जाएगा क्या, समर आ जाएगा और विंटर आ जाएगा। तो इसी एनवायरमेंटल जो चेंज होता है, ये एक एनवायरमेंटल चेंज हुआ ना, कि दिन जो है वो छोटी हो रही है, रातें जो है वो बड़ी हो रही है, एट द सेम टाइम दिन जो है बड़ी हो रही है और रातें जो है छोटी हो रही है। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एन एनवायरमेंटल चेंज। दिस इज नथिंग बट क्या है, दिस इज एन एनवायरमेंटल चेंज। और हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी एनवायरमेंटल चेंज अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट कर सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टिम्युलस। तो इसको हम बोलेंगे स्टिम्युलस भी बोल सकते हैं, स्टिम्युली, इसको हम बोलेंगे स्टिम्युली। और ये स्टिम्युली किस स्टिम्युली के अंदर पड़ेगा, फिजिकल स्टिम्युली के अंदर पड़ेगा। किसके अंदर पड़ेगा, फिजिकल स्टिम्युलस के अंदर पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, मिड ऑफ अक्टूबर से क्या हो रहा है कि रातें बड़ी हो, दिन बड़ी हो, छोटी हो रही है, रातें बड़ी हो रही है। मिड ऑफ जनवरी से दिन जो है वो बड़ा हो रहा है, रात जो है छोटा हो रहा है। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एन एनवायरमेंटल चेंज। और हमने क्या पढ़ा था, कोई भी एनवायरमेंटल चेंज अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट कर सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे स्टिम्युलस। और स्टिम्युलस बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, उसमें से ये कौन सा टाइप का स्टिम्युलस है, ये है फिजिकल टाइप का स्टिम्युलस, राइट, जिसके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है, दैट इज फोटोपीरियडिज्म। अब कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इस इंटेंसिटी ऑफ लाइट को या जो इस लेंथ ऑफ द डे को, राइट, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता है, या उनका रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर है, राइट, या उनका जो ब्रीडिंग नेचर है वो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट से या इस लेंथ ऑफ द डे से बहुत ज्यादा वेरी कर जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। उसी को हम क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर, जो एक पर्टिकुलर सीजन में क्या करता है, ब्रीड करना प्रेफर करता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड कर रहे हैं, क्यों वो क्या कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंटल का जो चेंज हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है, चाहे वो विंटर आए चाहे वो समर आए, इन्वायरमेंट में तो चेंज हो रहा है। तो इन्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल स्टिम्युलस उसको मिल रहा है, वो उसको डिटेक्ट कर पा रहा है, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिटेक्ट कर पा रहा है। और उसका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो भी डे लेंथ के साथ साथ चेंज होता रहता है, राइट। तो इसी वजह से कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं, उसी को कहा जाता है सीजनल ब्रीडर। उसी को क्या जाता है, सीजनल ब्रीडर। तो सीजनल ब्रीडर अगर कहा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनिमल ऑर्गेनिजम्स ब्रीड और रिप्रोड्यूस at a particular season only। इसको हम ऐसे देख रहे हैं कि ऐसा ब्रीड और रिप्रोड्यूस की एक पर्टिकुलर सीजन में ही वो लोग ब्रीड और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सीजन देख के ब्रीड और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं। वो क्या देख के रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इंटेंसिटी देख रहे हैं, लाइट का इंटेंसिटी, वो देख रहे हैं टेम्परेचर, राइट, इंटेंसिटी की, लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट। वो देख रहे हैं द लेंथ ऑफ द डे, कि लेंथ ऑफ द डे धीरे धीरे कम हो रहा है, इंटेंसिटी कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, लेंथ ऑफ द डे कम हो रहा है धीरे धीरे। तो इसका मतलब है क्या आ चुका है, विंटर आ चुका है। और जैसे जैसे ये इंटेंसिटी, टेम्परेचर, लेंथ ऑफ द डे चेंज हो रहा है, उनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो भी इसके साथ साथ चेंज हो रहा है, राइट, वो भी इसके साथ साथ चेंज हो रहा है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं देयर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंजेस
देयर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंजेस, क्या हो रहा है, उनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है, उनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। किसके साथ चेंज हो जाए, चेंज हो रहा है द लेंथ ऑफ द डे के साथ। लेंथ ऑफ द डे चेंज होगा तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी चेंज होगी, टेम्परेचर भी चेंज होगा, राइट। इसलिए बहुत सारे ऐसे प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम सोयाबीन एक प्लांट है, राइट। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की तो हॉर्स उसके अंदर आता है, राइट, गोट उसके अंदर आता है, शिप उसके अंदर आती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, राइट, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या किसके अंदर आता है, ये आता है सीजनल ब्रीडर के अंदर, जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करना प्रेफर करते हैं, चाहे वो विंटर हो सकता है, वो समर हो सकता है, ऑटम हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है उसकी इंटेंसिटी। ऐसा नहीं कि हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि विंटर आया इसी वजह से उनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो चेंज हो गया, नहीं, उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंज हुआ किसकी वजह से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से। उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंज हुआ टेम्परेचर की वजह से। उनका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंज हुआ द लेंथ ऑफ द डे की वजह से, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सीजनल ब्रीडर, राइट, दे आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम लोग दो और टर्म को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, एक है कॉन्शियसनेस और दूसरा है सेल्फ कॉन्शियसनेस। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो करते हैं हर एक फीचर के लिए एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और खत्म करेंगे, राइट। एक होता है कॉन्शियसनेस, एक साइड आता है कॉन्शियसनेस और दूसरे साइड क्या आता है, दूसरे साइड आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो एक आ गया कॉन्शियसनेस, दूसरा क्या, दूसरा आ गया सेल्फ कॉन्शियसनेस। अगर कॉन्शियसनेस की बात करें तो कॉन्शियसनेस क्या है, अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, राइट, अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, कि हम अपने सराउंडिंग को लेके अवेयर है, राइट, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, अवेयर of the surroundings, aware of the surroundings, aware of the surroundings is called what, consciousness। और इसका एग्जांपल क्या होगा, all living organism, all living organisms, all living organisms, right। एट द सेम टाइम अगर बात करें सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ये किस में देखा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में देखा जाता है। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने सराउंडिंग्स को लेके अवेयर है, सो दे आर कॉन्शियस, सो दे आर व्हाट, दे आर कॉन्शियस। बट ह्यूमंस ही इकलौते ऐसे स्पीसीज है या इकलौते ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ना सराउंडिंग्स को लेके तो अवेयर है ही, लेकिन सराउंडिंग्स के साथ साथ वो अपने आप को लेके भी बहुत ज्यादा अवेयर है। तो इसी को कहा जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस नथिंग बट अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा humans one and only, सिर्फ ह्यूमंस ही क्या है, सिर्फ ह्यूमंस ही क्या है जो इन्वायरमेंट को लेके अपने सराउंडिंग्स को लेके तो अवेयर है ही, उसके साथ साथ वो अपने आप को लेके भी बहुत ज्यादा अवेयर है। इसी वजह से सेल्फ कॉन्शियसनेस उसमें प्रेजेंट है। और अगर कॉन्शियसनेस की बात करें तो उसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर होना, वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो हाँ, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था,
हमने ये पढ़ा था कि कोई भी डिफाइनिंग फीचर क्या बोले, किसको बोलेंगे हम लोग, जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो विदाउट एनी एक्सेप्शन, और दूसरा जो कोई भी नॉन लिविंग थिंग में प्रेजेंट ना हो। तो कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है, और ऐसी कोई भी नॉन लिविंग थिंग नहीं है जहां पे कॉन्शियसनेस देखा जाए, राइट। तो इसी वजह से कॉन्शियसनेस को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ कंक्लूजन। क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर, इट इज अ डिफाइनिंग फीचर। तो कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में पाए जाते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए नहीं जाते, राइट। तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, इसका कंक्लूजन होगा कि इट इज अ सेल्फ कॉन्शियसनेस, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये क्या है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसको प्लीज आप कंफ्यूज मत करना, सेल्फ कॉन्शियसनेस अलग चीज है, कॉन्शियसनेस अलग चीज है। कॉन्शियसनेस एक डिफाइंड फीचर है, एट द सेम टाइम अगर बात करें हम सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ना कि एक डिफाइनिंग फीचर, राइट। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक और यहाँ पे टर्म यूज होता है कि मान लो कि कोई एक पेशेंट है, राइट, कोई एक पेशेंट है जो कोमा में लेटा हुआ है, राइट, वो कोमा में है हॉस्पिटल के, और उसका ना तो लंग्स काम कर रहा है ना तो हार्ट काम कर रहा है, तो उसको मशीन के थ्रू जिंदा रखा गया है, मशीन के थ्रू उसको सपोर्ट देके जिंदा रखा गया है। तो क्या ऐसे पेशेंट को हम लोग लिविंग कंसिडर कर सकते हैं? नहीं। कोमा में जो पेशेंट है, हॉस्पिटल के कोमा में जो पेशेंट है जो मशीन के थ्रू जिंदा है, उसको हम ना तो लिविंग बोलेंगे ना तो उसे हम नॉन लिविंग बोलेंगे, राइट। और उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेन डेड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड ब्रेन डेड कंडीशन। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ब्रेन डेड कंडीशन, राइट। तो यही लिख के बस खत्म हो गया आपका कॉन्शियसनेस, आपका कॉन्शियसनेस वाला पार्ट जो है वो खत्म हो गया, राइट। इसको लिख दीजिए ब्रेन डेड कंडीशन। तो ब्रेन डेड कंडीशन किसको बोलेंगे, ब्रेन डेड कंडीशन, राइट, ब्रेन डेड कंडीशन। पेशेंट lying in coma in hospital, patient lying in coma in hospital supported by machine, coma in hospital supported by machine is neither living nor नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब पेशेंट जो कोमा में है, हॉस्पिटल के कोमा में है, और उसको सपोर्टेड बाय मशीन, सपोर्टेड बाय मशीन्स मतलब उसको मशीन्स के थ्रू सपोर्ट दिया गया है, इज नाइदर लिविंग, ना तो वो लिविंग है, इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। उसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है, दिस टर्म इज कॉल्ड ब्रेन डेड कंडीशन, राइट, क्लियर है। तो फीचर 4 भी हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक नया सेगमेंट को पढ़ने वाले हैं, और ये सेगमेंट पढ़ के आज के लिए हम लोग अपना लेक्चर यहीं खत्म करेंगे। और एक और पार्ट है, हेडिंग डाल दीजिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हेडिंग होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हेडिंग डाल दीजिए लेवल ऑफ
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एक चीज बताओ मुझे कि इस दुनिया में सबसे पाई जाने वाली छोटी चीज क्या है? इस दुनिया में पाई जाने वाली सबसे छोटी चीज क्या है? ऑब्वियसली एटम, राइट। सबसे छोटी चीज क्या है? एटम है। सबसे छोटी चीज क्या है? एटम है, राइट। बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाएंगे? बहुत सारे एटम्स मिलके बना देंगे, क्या बनाएंगे? बायोमोलिक्यूल, बायो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्रोटीन, लिपिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ हो सकता है, राइट। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे? बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे? सेल ऑर्गेनेलिस, सेल ऑर्गेनेलिस। ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एक्सेट्रा, वैक्यूल, बहुत कुछ हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एक्सेट्रा, राइट। बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाता है? बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म मिलके बना देते हैं सेल। बहुत सारे सेल बना के सेल मिलके क्या बना देते हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू क्या बना देते हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गेन्स। और बहुत सारे ऑर्गेन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गेन सिस्टम, राइट। तो शुरू कहां से हुआ था? लोअर लेवल, दिस इज द लोअर लेवल, लोअर लेवल, लोअर लेवल से स्टार्ट हुआ था एटम से। बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनाया? एक बायोमोलिक्यूल। बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिलके बना दिया सेल ऑर्गेनेलिस। बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स मिलके बनाया सेल, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गेन्स, ऑर्गेन से बना एक ऑर्गेन सिस्टम, राइट। और ऑर्गेन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेन सिस्टम से बना क्या? यहाँ लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्या बना? ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स, राइट। दिस इज द लोअर लेवल एंड दिस इज द हायर लेवल, हायर लेवल। सो दिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि बहुत सारे एटम्स मिलके बायोमोलिक्यूल बनाते हैं, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल मिलके सेल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म सेल बनाते हैं, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन्स, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म। दिस इज द लोअर लेवल, दिस इज द हायर लेवल, दिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम टिश्यू की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और सेल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि टिश्यू की प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि टिश्यू की प्रॉपर्टीज में ऐसे बहुत सारे फीचर है जो सेल में नहीं पाए जाते, राइट। जो सेल में नहीं पाए जाते लेकिन टिश्यू में पाए जाते हैं। और यहाँ हम लोग क्या बन रहे हैं कि बहुत सारे सेल्स मिलके बना रहा है टिश्यू। तो अगर ये प्रॉपर्टी टिश्यू में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली सेल में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल में प्रेजेंट नहीं है, but arise as a result of interaction among the constituent cells। मतलब जब एक टिश्यू की प्रॉपर्टी एक सिंगल सेल में तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेल जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उस इंटरैक्शन की वजह से क्या होता है? एक नया प्रॉपर्टी उभर के आता है जो हमें टिश्यू में देखने को मिलती है, राइट। तो इसी को यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट फाउंड, यहाँ पे लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू आर नॉट फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट फाउंड इन
constituent cells but arise as a result of interaction arise as a result of interaction among the constituent cells. मतलब properties of tissue are not found in the constituent cells but arise as a result of interactions among the constituent cells. मतलब एक टिश्यू की प्रॉपर्टी जो है वो एक सिंगल सेल में तो पाई नहीं जाती है, लेकिन जब बहुत सारे सेल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं उस इंटरैक्शन की वजह से एक नया प्रॉपर्टी उभर के आता है, जो प्रॉपर्टी हमें एक टिश्यू में देखने को मिलती है. सेम चीज एप्लीकेबल होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ सेल आर नॉट फाउंड in the cell organelles but arise as a result of interaction among the cell organelles. Same यहाँ पे भी होगा, properties of cell organelles are not found in the biomolecules but arise as a result of interaction among the biomolecules. Interaction among the biomolecules. Interactions among the biomolecules. Same यहाँ पे भी होगा कि properties of organs are not found in the tissues but arise as a result of interaction among the constituent tissues. सेम चीज होगी. तो एक चीज से हम लोग सभी चीज को डिकोड कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो एक छोटे मॉलिक्यूल दैट इज एटम से स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ एक ऑर्गेनिज्म में, राइट. और हमने देखा कि एक हायर लेवल की जो प्रॉपर्टी है वो छोटे लेवल पे पाई नहीं जाती है, लेकिन छोटे लेवल में जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ इंटरेक्ट करता है तो एक नया प्रॉपर्टी उभर के आता है जो बड़े वाले पार्ट में देखा जा सकता है, राइट. और एक लास्ट जो पार्ट है उसको हम कंक्लूड करेंगे अभी, दैट इज अब हम लोग लिविंग की डेफिनेशन बोल सकते हैं. हम लोग क्या सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इज the living organism are self-replicating, खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए आरएनए कुछ भी जेनेटिक मटेरियल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इवॉल्व भी कर सकते हैं, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग interactive systems capable of responding to environmental stimulus और स्टिम्युली. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर, ये सब पढ़ने के बाद क्या क्या पढ़ने पड़ा, ग्रोथ पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, मेटाबॉलिज्म पढ़ा, कॉन्शियसनेस पढ़ा, सेल्फ कॉन्शियसनेस पढ़ा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा. ये सब पढ़ने के बाद हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मतलब सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद से रिप्लिकेट कर सकते हैं, इवॉल्विंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इवॉल्व कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद से रेगुलेट भी कर सकते हैं, इंटरैक्टिव सिस्टम जो हमेशा आपस में या विद इन द सेल या विद इन द बॉडी या विद इन आउटसाइड द बॉडी भी इंटरैक्ट करते रहते हैं,
एंड केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एनवायरमेंटल स्टिमुली, मतलब कॉन्शियसनेस। सो राइट, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये सारी खासियत है, वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो इवॉल्व भी कर सकते हैं, वो सेल्फ रेगुलेट भी कर सकते हैं, वो इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, वो सेलुलर लेवल भी हो सकता है, आउटसाइड द सेल लेवल भी हो सकता है, एंड रिस्पॉन्डिंग, वो कॉन्शियस भी है, रिस्पॉन्डिंग टू द एनवायरमेंटल स्टिमुली। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? क्लियर है? तो आज का चैप्टर जो है यहाँ तक रखते हैं, राइट? तो जैसे कि हम करते हैं हमेशा कि चैप्टर यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, आप लोग एनसीईआरटी को निकालिए, हम लोग जो भी पढ़ा आज उसको पहले एनसीईआरटी से मार्क करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर जो है वो खत्म होगा, राइट? तो यहीं रखते हैं, सैटरडे संडे आपका छुट्टी होगा, फिर मंडे फिर नया एक सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से, ठीक है? हफ्ते में 5 दिन क्लास होगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक। सैटरडे संडे आपको छुट्टी रहेगी। छुट्टी इसलिए रहेगी कि कुछ दिन तक छुट्टी रहेगी, उसके बाद हो सकता है कि सैटरडे संडे हम लोग बहुत सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग, कि जो चैप्टर हमने पढ़ा उसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको सॉल्व कर लिया, कभी कभी कुछ प्रैक्टिकल कर लिया, या कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की भी ज़रूरत हो सकती है। अभी स्टार्टिंग हुआ है तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स रखते हैं और आराम आराम से चलते हैं, राइट? तो चलो एनसीईआरटी को निकालो और मार्क करना स्टार्ट करते हैं, और फिर मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए बाय। तो चलो एनसीईआरटी से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था, आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्शियसनेस से। तो जैसे कि हमने कहा, दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर, जिसके बारे में हम लोग पढ़ा। कॉन्शियसनेस दो चीज़ से बनता है, एक है एबिलिटी टू सेंस एंड दूसरा है एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड, राइट? और ये एनवायरमेंटल स्टिमुली बहुत टाइप के होते हैं। ये फिजिकल हो सकता है, जैसे कि टेम्परेचर, इंटेंसिटी, डे ऑफ द लेंथ ऑफ द डे। केमिकल हो सकता है, मतलब एसिड हो सकता है, कोई पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं। बायोलॉजिकल हो सकता है, जहां हमने वेनस फ्लाईट्रैप के बारे में भी पढ़ा, राइट? प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल क्यूज, मतलब सबसे सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट से लेके सबसे कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक हर कोई कोई भी एनवायरमेंटल स्टिमुलस को डिटेक्ट, मतलब सेंस कर सकता है और उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में पढ़ा क्या, फोटो पीरियड के बारे में हमने पढ़ा कि फोटो पीरियड इफेक्ट्स द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स। फोटो पीरियड किसे कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स, राइट? ये सारी चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो बेस है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा, राइट? और हमने क्या पढ़ा, सीजनल ब्रीडर्स के बारे में पढ़ा कि कैसे उनका रिप्रोडक्टिव जो बिहेवियर है वो लेंथ ऑफ द डे के साथ चेंज होता रहता है, राइट? यहाँ पे अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। तो इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, राइट? इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस, और अवेयर ऑफ द सराउंडिंग इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। सो देयरफॉर कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। लेकिन जहां बात हो गई सेल्फ कॉन्शियसनेस की, तो उसको हम क्या नहीं बोल सकते, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में देखे जाते हैं, राइट? उसके बाद क्या है, पेशेंट लाइंग इन कोमा वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन इज अ ब्रेन डेड कंडीशन। इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया गया है जिसे कहते हैं ब्रेन डेड कंडीशन। ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू द अंडरलाइन इंटरेक्शन। जैसे हमने देखा, राइट, कि हर एक लिविंग जो फेनोमेना किसकी वजह से होता है, अंडरलाइन इंटरेक्शंस की वजह से होता है। Properties of tissue are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cells. इसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एक टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है वो एक सिंगल सेल में तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेल्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उस इंटरेक्शन की वजह से एक नया प्रॉपर्टी उभर के आती है जो टिश्यू में हम लोग देख पाते हैं। Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituent, arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle, right? इसके बारे में हम लोग पढ़ा। Therefore, we can say that living organism are self-replicating, self-replicate कर सकते हैं हम लोग, मतलब organism, living organism, evolving, हम लोग evolve भी कर रहे हैं, self-regulating, खुद से regulate भी कर सकते हैं, interactive system, हम लोग interaction भी करते हैं, चाहे वो सेलुलर लेवल पे हो, चाहे वो आउटसाइड द सेलुलर लेवल पे हो, राइट? एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब हमारे अंदर कॉन्शियसनेस भी प्रेजेंट है, राइट? उसके बाद देखते हैं बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसके बारे में हम लोग एकदम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं।
बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ये भी हम लोग फर्स्ट लेक्चर पे पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एक और टर्म दिया गया है, इसके बारे में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हम लोगों ने, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। मतलब इस दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे पहले पास्ट में, जो अभी प्रेजेंट है राइट प्रेजेंट में, और जो फ्यूचर में आएंगे राइट, ऑल आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। और कॉमन जेनेटिक मटेरियल का मैंने नाम भी लिखाया था, क्या लिखाया था? न्यूक्लिक एसिड। तो अगर आपने नहीं लिखा होगा तो यहाँ पे भी लिख लीजिए दैट कॉमन जेनेटिक मटेरियल इज न्यूक्लिक एसिड, बट टू वेरिंग डिग्रीज। बट टू वेरिंग डिग्रीज मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पर पहले प्रेजेंट था, अभी प्रेजेंट है और बाद में प्रेजेंट रहेगा, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ लिंक्ड है right via a common genetic material, and that genetic material is nucleic acid, but variation is there right, variation होगा right। एक टाइगर एक कैट से अलग दिखेगा, एक प्लांट एक ह्यूमन से अलग दिखेगा, एक ह्यूमन एक बंदर से अलग दिखेगा, तो वेरिएशन तो रहेगा, लेकिन हम सभी एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है, लिंक्ड है थ्रू अ कॉमन जेनेटिक मटेरियल, एंड दैट इज न्यूक्लिक एसिड राइट। क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया राइट। फिर हम लोग कब मिल रहे हैं? हम लोग मिल रहे हैं मंडे को राइट। मंडे को हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। 2 दिन की आपके पास छुट्टी है, जो भी आपने अब तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए राइट। जो आज हम लोगों ने पढ़ा उसको पढ़ लीजिए, जो अब तक पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज कर लीजिए। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, फिर से मंडे को मिलते हैं। तब तक के ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो, ख्याल रखो और डोंट वरी अबाउट इट। चलो बाय।